बच्चे, अगर आपको भीड़ से अलग होना है ना, तो आपको अलग बोलना और अलग लिखना आना चाहिए। मतलब आप जब भी बोलते हैं तो ऑथेंटिक इंग्लिश बोलते हैं, आप जब भी लिखते हैं तो ऑथेंटिक इंग्लिश लिखते हैं, और यही आपको भीड़ से अलग करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैंने कहा आई लाइक पिज़्ज़ा और आपको भी पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप इसका रिप्लाई कैसे करेंगे? आई ऑल्सो लाइक पिज़्ज़ा या आई लाइक पिज़्ज़ा टू। ये जनरल वे है, लेकिन आप कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं सो डू आई। ओके, अगर मैंने कहा आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, तो वहां पे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। वहां पे आप बोलेंगे नाइदर डू आई और नॉर डू आई। और यही आपके बोलने और लिखने के तरीके को आपको भीड़ से अलग करता है। और ये चीज़ आप ये समझ ले बच्चे कि इसकी प्रोनाउंसिएशन दो होती है। आप इसे नीदर भी कह सकते हैं और नाइदर भी कह सकते हैं। Okay, so I welcome you to Speak and Write Differently session where you learn authentic English and that will help you stand out of the crowd. Okay, let's get started. सबसे पहले बच्चे आपको ये समझना है कि ये जो एक्सप्रेशंस है इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। सो एम आई, नीदर, अब आप जानते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन आप नीदर भी कर सकते हैं, नाइदर भी कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। नीदर एम आई और नॉर एम आई, ये एक्सप्रेशंस है, इसे इंग्लिश में हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। और हम इसे कब यूज करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अवॉइड करते हैं रेपिटेशन। जैसे मैंने कहा आई लाइक पिज्जा, तो आप क्या करेंगे? आप बस उसमें ऑल्सो या टू टी डबल ओ आप ऐड करके आप इसी सेंटेंस को जो मैंने बोला उसे आप रिपीट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस आपको हेल्प करता है वो रेपिटेशन को अवॉइड करने में, सबसे पहला। दूसरा, डायरेक्ट ट्रांसलेशन को अवॉइड करने में ये एक्सप्रेशंस हेल्प करता है। ये बहुत ऑथेंटिक है, बहुत नेचुरल लगता है ये बोलने में और लिखने में दोनों। दैट्स वाई ये सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप ये है क्या। सबसे पहला ये एक्सप्रेशन से इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था आई एम यूज टू और आई यूज टू जैसे एक्सप्रेशन से, वैसे ये भी एक्सप्रेशन से इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं? अवॉइड रिपीटिशन में और डायरेक्ट ट्रांसलेशन को अवॉइड करने में। ओके, तो आप इसे अवॉइड करेंगे और आप इसे इस एक्सप्रेशंस को आप यूज करेंगे। बोथ एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन रिस्पॉन्स, ये आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी इसे ऐसे नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तभी यूज होता है जब आपको रिस्पॉन्स देना होता है, यानी कि जब आप रिप्लाई करते हैं। ओके, मीनिंग व्हेन वी वांट टू से द सेम थिंग what someone else says, thinks or experiences। तो जैसा मैंने कहा I like pizza और आपको भी पसंद है, तो आपने उसका रिस्पॉन्स क्या किया? So do I, यानी कि आप अग्री करते हैं। ओके, तभी आप ये एक्सप्रेशंस का आप यूज करेंगे। ओके, इंडिपेंडेंटली आप इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रिस्पॉन्स। ये मैं आपको लेमैन टर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो ज्यादा लॉन्ग ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए और डायरेक्ट ट्रांसलेशन अवॉइड करने के लिए हम इन एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंसेस, ये दोनों एक्सप्रेशंस एक जैसे हैं, इनके रूल एक हैं, बट सो एम आई जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जैसा मैंने कहा कि अगर मैंने कहा आई लाइक पिज्जा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सो डू आई। अगर मैंने कहा आई डोंट लाइक पिज्जा, तो वहां पे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? नाइदर और नॉट डू आई। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा चेंज है, क्योंकि एक्सप्रेशंस को वो मैंने यहाँ पे डिफरेंट यूज किया है। तो मैं आपको बताऊंगा आप जितने भी सारे वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, आप सारे यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये नेगेटिव है, नाइदर और नॉर ये नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस है। सो द ओनली डिफरेंस इज सो एम आई इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नीदर और नॉर एम आई इज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स। दैट्स इट। Though I hate rules in the English language, but this one is so simple, so neat. That's why आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ओके,
तो आपको सो एम आई जो एक्सप्रेशंस है वो कहाँ यूज करना है? सबसे पहले आप हमेशा सो को, ये आपका फाउंडेशन है, ये तो आप हमेशा यूज करेंगे। देखिए चेंजेस यहां होगा डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, कि आपको अगला किस सेंटेंस में, किस फॉर्मेट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब वो एम है, और प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, वो आपका चेंज होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो दैट्स वाई आप इसे रूल देखें, सो प्लस ऑक्सिलरी या मोडल वर्ब या सब्जेक्ट। ओके, लुक एट द एग्जांपल्स, आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैंने ये एग्जाम्पल दिया अभी, जो सो एम आई है और नॉर एम आई है, वो आपको इस एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आएगा। अगर मैंने कहा आई एम गोइंग शॉपिंग और आप भी जा रहे हो या आप अग्री कर रहे हो, तो आप उसे कैसे बोलेंगे जनरल वे में? आई एम ऑल्सो गोइंग शॉपिंग और आई एम गोइंग शॉपिंग टू। तो आप उसे अवॉइड करके, उस रेपिटेशन को और डायरेक्ट ट्रांसलेशन को अवॉइड करके, आप ऑथेंटिक वे में और बहुत शॉर्ट कॉन्साइज अपने कॉन्वर्सेशन में या अपने राइटिंग में अगर आप होना चाहते हो, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेंटेंस का फॉर्मेट देखना है, ये किस टेंस में है, कौन सा वर्ब यूज हुआ है, और किस सब्जेक्ट, यानी कि आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? आई। तो सो एम आई हो जाएगा, इंडिकेटिंग यू आर ऑल्सो गोइंग शॉपिंग। ओके, ये सिर्फ आई के लिए नहीं, आप ये मत समझना कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ आई के लिए यूज होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे उसे कैसे यूज करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि सो एम आई कैसे यूज करते हैं। देखिए, आप, मैंने कहा आई एम लेट टुडे और आप भी लेट हो, तो आप ये ना बोलकर आई एम ऑल्सो लेट टुडे या आई एम लेट टू, तो आप क्या बोलोगे? सो आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो आपने यहां से ऑक्सिलरी वर्ब उठाया जो कि एम है, और आप अपने बारे में कह रहे हो, तो प्रोनाउन क्या है आपका? आई है। ओके, नाउ अब आप देखेंगे, इसलिए मैंने ये नोट में मेंशन किया है कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली फॉर द प्रोनाउन आई और हेल्पिंग वर्ब एम। आप ये मत समझ लेना कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ सो एम आई के लिए है, यानी कि एम आई के लिए है। आप कोई भी वर्ब और कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो you can use this expression with any pronoun or subject and other helping verbs or modal verbs, but you got to be very mindful of subject verb agreement। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो वर्ब में करते हैं। तो इसलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों अग्री होना चाहिए, तभी आपके सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपका निकलेगा। तो ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैंने कहा आई थिंक सैम विल ज्वाइन द पार्टी, ये पॉजिटिव है, और आपको सेम कहना है कि आप भी अग्री करते हैं, आप भी समझते हैं या आप भी सोचते हैं कि सैम आज पार्टी ज्वाइन करेगा, तो आप उसको ये ना बोल के आई ऑल्सो थिंक, वो बहुत लॉन्ग रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका, एक लॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। आप सिंपली बोलोगे सो डू आई। देखो यहां पे चेंज हो गया, क्योंकि ये जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, तो आप जो वर्ब यूज करोगे, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वर्ब पे एंड देन सब्जेक्ट पे, यानी कि आप सोच रहे हो। अगर आप किसी और के बारे में बोलना चाहते हो, थर्ड पर्सन के बारे में, तो वो मैं आगे बताऊंगा कि आप कैसे सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो वर्ब पे देना है। तो यहां पर आप सो एम आई नहीं बोल सकते, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर आप देखो ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आपका डू होगा, डज होगा, तो इसमें हिडन है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, तो आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? आप डू। इसका मतलब ये यू थिंक द सेम वे, यूज सिंपल प्रेजेंट वर्ब, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। नाउ अगर मैंने बोला, ये अब देखिए सिंपल, ये सिंपल पास्ट है या सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, sorry, past continuous है, sorry about that. Last night I was watching Money Heist. Okay, कोई भी सेंटेंस आप ले लें, इसमें कोई भी किसी भी टेंस में आप इसे बोल सकते हैं, कोई भी किसी भी टेंस में बोल सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि वो किस फॉर्मेट में उन्होंने बोला, यानी कि किस टेंस फॉर्म में उन्हें बोला है, और उस
टेंस कहने कि आप वर्ब उठाएंगे और सब्जेक्ट उठाएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि आप इसमें हैव बिन भी अगर आप यूज़ कर देते, अगर मैं बोलूँ ठीक है लास्ट नाइट ना बोल के आई हैव बिन वॉचिंग ठीक है मनी हाइस्ट फॉर द लास्ट 5 days, तो वहां पर आप कैसे बोलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये पास्ट परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है आपका, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, ठीक है पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, सो वॉज आई। आपने क्या किया, आपने इसके हेल्पिंग वर्ब को उठाया, आपको अब मेन वर्ब को नहीं उठाना है। आप इसमें कभी भी मेन वर्ब को आप नहीं उठाएंगे, आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे। और क्योंकि आप अपने बारे में बोल रहे हो कि मैं भी मनी हाइस्ट कल रात देख रहा था, आई वॉज ऑल्सो वॉचिंग मनी हाइस्ट, तो आप इसे बोल सकते हैं सो वॉज आई। ओके, नाउ अब आप देखें ये सिंपल पास्ट में है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टेंस फॉर्म में आपका सेंटेंस आपका हो सकता है, किसी भी टेंस फॉर्म में मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर आपको अगर जो सुनने को मिला, या अगर आप जो आप किसी से कॉन्वर्सेशन में हैं, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं ईमेल पे, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं फ़ोन पे, तो उसे राइटिंग कहते हैं। आप कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो या राइटिंग में इन्वॉल्व हो, आपको बस एक ध्यान देना है कि वो टेंस का फॉर्म क्या है, और उस टेंस के फॉर्म में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कहाँ, वर्ब पे और सब्जेक्ट पे। ओके, अब देखें यहाँ पे ये जो है ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट जो है आई वॉच्ड, तो इस फॉर्म को आप इसमें से डिड उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है ये हिडन है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप इसमें कौन सा, आप पूछ सकते हैं मैं इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूं, क्योंकि इसमें कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं देखना है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। जिस तरीके से आई लाइक पिज्ज़ा में ये सिंपल प्रेजेंट है, उसमें डू छिपा है, तो आपने उसे कैसे बोला, सो डू आई। उसी तरीके से जब आप सिंपल पास्ट में बोलेंगे तो आप बोलेंगे सो डिड आई। तो मैंने कहा लास्ट नाइट आई वॉच्ड मनी हाइस्ट, और आपने भी सेम काम किया, तो आप कैसे बोलेंगे, सो डिड आई, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब उठाया और आप अपने बारे में कह रहे हो। नाउ आई जॉइन द पार्टी दिस इवनिंग, ठीक है, और आप भी सेम कहना चाह रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, ये तो हमेशा सेम रहेगा। आप इसमें से हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, ठीक है, और आप अपने बारे में कह रहे हैं, तो आप आई मेंशन करेंगे सब्जेक्ट में। नाउ आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, आपको नहीं घबराना, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उसके मेन वर्ब, सॉरी उसके हेल्पिंग वर्ब या उसके ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब पे, और उसी को आपको उठाना है। तो आप इसमें इसका मॉडल वर्ब देखो, आप इसे मॉडल वर्ब, आप इसे मॉडल वर्ब को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब ही कहते हैं। ओके, तो आपने वुड उठाया और आपने आई उठाया, क्योंकि आप भी कॉफ़ी पीना चाहते हो, तो आप ये ना बोल के आई वुड ऑल्सो लाइक टू हैव कॉफ़ी या आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी टू, आप इस सेंटेंस को बहुत आराम से कॉन्साइज वे में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मॉडल वर्ब का एक और एग्जांपल है, आई कैन स्विम, आपको कुछ नहीं करना, मॉडल वर्ब को उठाने की, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आप अपने बारे में कह रहे हो, तो आप सो कैन आई, ठीक है। देखो ये भी किसी भी फॉर्म में हो आपका, आपको सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो यस्टरडे आई हैड अ हाई फीवर, और आप भी सेम कहना चाहते हो, तो आप पूरे सेंटेंस को रिपीट नहीं करोगे, आप सिंपली बोलोगे सो हैड आई। ओके, यानी कि ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, और आप भी सेम एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मेट में कॉन्साइज वे में आप इसे बोल सकते हैं। नाउ दिस वन इज डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये आपको थोड़ा समझ में आना है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर किसी ने आपको कहा आई हैव अ कार, और आपको भी सेम सेंटेंस कहना है विदाउट रेपिटेशन और अवॉइड डायरेक्ट ट्रांसलेशन, तो आप इसे दोनों फॉर्म में बोल सकते हैं, ये दोनों एक्सेप्टेबल है। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों एक्सेप्टेबल है। आई हैव अ कार, क्योंकि अब जो ये पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर जो है हैव जो है वो पोजीशन को शो कर रहा है, तो इस फॉर्म में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो सो हैव आई फॉलो करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो सो डू आई फॉलो करते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके को, आप किसी भी फॉर्मेट को, किसी भी पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है। बट एज पर माई पर्सनल रिकमेंडेशन आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस, सो डू आई।
ओके, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन आपको ये भी ध्यान देना है, क्योंकि आप दोनों यूज कर सकते हैं तो उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कहीं लिखा देखा कि सर आपने तो बोला था हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, लेकिन मैंने देखा कि उसने आई हैव अ कार कहा, लेकिन वहाँ पे सो डू आई है, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था या मैं फिक्शन या नॉन फिक्शन पढ़ रहा था, मैंने उसमें देखा, तो ये रूल फेल हो जाता है। तो नहीं, इसलिए आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैं आपको सिर्फ शीट दे दूं और आपको एक्सप्लेन ना करूं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो बहुत नेचुरल वे में आप इसे समझेंगे, क्योंकि यू कैन कम अक्रॉस एनीथिंग। आप कुछ भी सुन सकते हैं जब आप मूवीज़ देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या आप किसी से कॉन्वर्सेशन में हैं, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये नहीं बोलना कि आप गलत बोल रहे हैं, आपको समझना है कि हम पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों पैटर्न आपका एक्सेप्टेबल है। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अपने पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आई हैव गॉट 2 कैट्स, और आपको सेम बोलना है तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपको इन दोनों में से कोई भी तरीका कहीं पर लिखा देख मिला, अगर आपको दिखा मिला, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नोट में मेंशन कर दिया है, so do I is the more commonly used expression in response to statements about possession। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं so do I का, और इन ब्रिटिश इंग्लिश both so do I and so have I आर एक्सेप्टेबल। तो वो कभी so have I भी यूज़ करते हैं, वो कभी कभी so do I भी यूज़ करते हैं, तो ये इंटरचेंजेबल है। ठीक है, बट आपको दोनों कहीं पर लिखा या आप कहीं पर सुन सकते हैं, तो आप ये ना समझें कि ये गलत है। डिपेंड है कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं। नाउ अब यहाँ पे आप सीखेंगे कि आप सब्जेक्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोनाउन कौन सा यूज कर रहे हैं, आप आई यूज कर रहे हैं। इस एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप प्रोनाउन आई ही यूज करेंगे, आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से कोई भी आप ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि आप किसी और के बारे में कहना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन के हेल्प से आप कह सकते हैं अवॉइडिंग रेपिटेशन एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशन। अगर मैंने कहा माई ब्रदर इज गुड एट मैथ, और मैं कहना चाहता हूं मेरी सिस्टर भी मैथ में गुड है, तो मैं रेपिटेशन ना करके मैं सिंपली बोलूंगा सो इज माई सिस्टर। तो आप अब देखें, अब ये थर्ड पर्सन है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है ना, माई सिस्टर। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यहां पर आप थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, माई ब्रदर लाइक्स टू प्ले गिटार। ठीक है, और आपको सेम बोलना है, यानी कि मेरा भाई भी जो है वो पसंद करता है गिटार प्ले करना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं सो डज माई ब्रदर। ओके, तो आप इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। या आप ये काफ़ी अच्छा लगता है बोलने और लिखने में, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको इवेंचुअली ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपने कॉन्वर्सेशन में आप अवॉइड करके रेपिटेशन और डायरेक्ट ट्रांसलेशन, आप इन फॉर्मेट को जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में और राइटिंग में, तो आप इसे उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे या आप लिख पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, आकाश हैज़ रीच्ड होम। अब मैंने बोला यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वर्ब, आप ये ना समझें कि हमेशा हम यही वर्ब उठाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका समझना कि आप हमेशा ये समझें, आप ये ना समझें कि हमेशा हमें जो सेंटेंस बोला गया है उसी के वर्ब को उठाना है। आई डोंट केयर अबाउट द सब्जेक्ट। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान पहले आपको वर्ब का रखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट का भी रखना है, तो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अग्री दोनों में होना चाहिए, अग्रीमेंट दोनों में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, मैं सैम हैज़ नहीं बोल सकता क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि सैम और अंकित जो है वो प्लोरल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, हैव। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आप किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं, आप कभी ये ना, तो पहले आपका ये जानना ज़रूरी था कि आप इससे बनाएंगे कैसे, आप इस रूल को फॉलो कैसे करेंगे। अब आप जान रहे हैं वन स्टेप अहेड कि ये सिर्फ मैं अपने बारे में नहीं, मैं किसी और के बारे में भी इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके बोल सकता हूँ। जैसे आप देखें, अगर मैंने कहा आकाश इज ज्वाइनिंग स्विमिंग, तो सो आर वी, हम भी कर रहे हैं। तो अब आपका पूरा चेंज हो गया। देखो, आपने कहीं पर भी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब नहीं उठाया, कहीं पर भी आपने इसमें सब्जेक्ट नहीं उठाया, लेकिन आपका जो मैसेज है वो बहुत कॉन्साइज है।
यानी कि वो आपको समझ सकते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि हम भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप प्लोरल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे मैंने नोट में मेंशन कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं कि यू डोंट ऑलवेज हैव टू यूज द सेम वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आप सेम वर्ब यूज करोगे फ्रॉम द स्टेटमेंट इन योर रिस्पॉन्स। ओके, यू कैन चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सो फॉर एग्जाम्पल हैज चेंजेस टू, अभी आपने देखा हैज किस में चेंज हो गया, हैव में, क्योंकि सैम और अंकित प्लोरल सब्जेक्ट हैं। उसी तरीके से इस चेंज हो गया आर में, क्योंकि वी टेक्स अ प्लोरल वर्ब। राइट, इतना आपको आता है तो आप इसे समझ सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम यूज करेंगे। कुछ स्पेशल केस हैं, ये आपको ऐसा भी दिख आपको मिल सकता है, कहीं आप ये ना समझो कि सर आपने तो बताया कि हमेशा जो है वो सो के बाद वर्ब आएगा, तो यहाँ पर सो के बाद सब्जेक्ट कैसे आ गया। तो ये एक स्पेशल केस है, इसे हम एक्सक्लेमेटिव रिस्पॉन्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा लिखा हुआ या कहीं पर आप इसे बोलता आप सुनेंगे तो आप ये ना समझें कि ये गलत है, ये थोड़ा स्पेशल है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये जो है, ठीक है, इससे पहले आप ये समझ लें कि इसका रूल क्या है कि सो तो हम यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब, और हमेशा आप देखेंगे उसके आगे एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट आ गया, यानी कि पंक्चुएशन मार्क आएगा। और ये क्या कन्वे करता है हमें, जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो ये कन्वे करता है एक्साइटमेंट, सरप्राइज, एम्फेसिस, ऑफ्टन एंडिंग विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बोलूँ वी आर आउट ऑफ कैश और आपको सेम बोलना है, तब आप देखो मैं उसको उस तरीके से भी बोल सकता था, सो आर वी, वो भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, बट इसमें आपके बोलने के तरीके और आपके लिखने के तरीके बहुत अलग होगा। ओके, यानी कि आप सेम बोलना चाह रहे हो, आप अग्री कर रहे हो, ठीक है, आप एक्साइटमेंट में हो, आप यहां देखो रूल में, ठीक है, एक्साइटमेंट है, सरप्राइज है या एम्फेसिस है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप सो आर वी ना बोलकर आप इसे सो वी आर, ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखो, लुक मॉम आई कैन राइड द बाइसिकल। अब आपकी मॉम सरप्राइज्ड है, खुश है, तो वो उस तरीके से बोल रही है सो यू कैन, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया, पहले सब्जेक्ट आ गया, बाद में वर्ब आ गया। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द पार्टी, सो आर वी भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आपने ऐसे बोला तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट आपको यूज करना पड़ेगा, ये पंक्चुएशन मार्क। तो ये स्पेशल केस है, इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नीदर या नाइदर दोनों एक्सेप्टेबल है, तो इस फॉर्मेट को हम देखेंगे, रूल बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस हम इसे तभी यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव स्टेटमेंट का हमें जब रिस्पॉन्स देना होता है। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे ये नीदर और नॉर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, तो कभी भी आप इसके बाद जो वर्ब यूज करेंगे वो कभी भी आप नेगेटिव वर्ब यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपको ज्यादा ध्यान देना है। रूल सेम है, नीदर या नॉर दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब ऑप्स और सब्जेक्ट, जैसा सो एम आई का था उस तरीके से नाइदर और नॉर एम आई का है। तो ये मैंने मेंशन कर दिया है कि नीदर नॉर आर यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, सो द ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब should always be in the positive form। आपको, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप अपने वर्ब को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि नीदर और नॉर ऑलरेडी नेगेटिव है। अब जैसे आप सेम देखें, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज हुआ है, ठीक है, इसने सेंटेंस को नेगेट कर दिया। ओके, इसे हम नेगेट कहते हैं, नेगेटिव बना दिया। अब मैं इसे सो एम आई के फॉर्म में नहीं बोल सकता, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं नीदर या नाइदर इसे बोलेंगे, या नॉर, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाइदर एम आई नॉर एम आई। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसके, ठीक है, आपको ये जो चेंज नहीं होगा नाइदर और नॉर, आपको हेल्पिंग वर्ब उठाना है, तो यहां से आपने हेल्पिंग वर्ब उठा लिया, और आप सब्जेक्ट अपने बारे में बोलना चाह रहे हो तो प्रोनाउन आपने आई उठाया। ओके, और इस तरीके से आपने अपने रिस्पॉन्स को कंप्लीट किया। आई एम नॉट यूज टू कोल्ड वेदर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, नाइदर और नॉर एम आई। ओके, सेम रूल है।
आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, आप देखेंगे ये सारे सेंटेंस जो हैं वो नेगेटिव फॉर्म में होगा और आपका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होगा वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि नॉर एम आई, ठीक है, मैं भी अफ्रेड नहीं हूँ लिजर्ड से। आपको ध्यान क्या देना है, सेम रूल है कि एक्सप्रेशन भी हमेशा हम सिर्फ एम आई के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरीके से मैंने आपको सो एम आई में बताया, आप कोई भी प्रोनाउन, कोई भी सब्जेक्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन सेम आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है बच्चे, कि सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट होना चाहिए ताकि आप उसमें ग्रामेटिकल आप मिस्टेक ना करें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला आई डोंट लाइक ब्रोकली, ठीक है, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर हम एम की बात कर रहे थे, अब हमने वर्ब चेंज कर दिया। सो आई डोंट लाइक, आपको सिंपली नीदर या नॉर उठाना है, हेल्पिंग वर्ब आपको उठाना है डू, और प्रोनाउन आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आप इस फॉर्मेट में बोलेंगे। आई कैंट स्विम, अगेन आपको नीदर या नॉर उठाना है, इसमें से आप कैन उठाएंगे, कैंट नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है नीदर और नॉर, तो आप इसका पॉजिटिव उठाएंगे कैन, और उसके बाद आप अपने प्रोनाउन से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, आप ये भी फॉर्मेट देख लें। आप आई हैव बीन टू पेरिस, ओके, सॉरी आई हैवंट बीन टू पेरिस, और आपको सेम बोलना है, तो आप इसका हैवेंट नहीं उठाएंगे, ये तो हमेशा सेम रहेगा, इसमें से कोई भी आप दोनों यूज कर सकते हैं। इसका आप हमेशा पॉजिटिव वर्ब उठाएंगे, यहाँ पर जो वर्ब जो यूज हुआ है वो हैवेंट, वो नेगेटिव है, तो आप इसका नेगेटिव नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव फॉर्म उठाएंगे, और जो प्रोनाउन और जो भी आप सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं उससे आप आपका कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए जिस तरीके से हमने सो एम आई में हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि आई थिंक अंकिल अंकित विल ज्वाइन द पार्टी, ठीक है, तो वहां पे आपने सो से बनाया था। अब यहाँ पे सेम सेंटेंस है बट एक सिंपली एक नॉट यूज हो गया है, तो ये नेगेटिव हो गया है। आई थिंक अंकित विल नॉट ज्वाइन द पार्टी टुनाइट, और मैं भी ये सोचता हूँ और मैं भी ये समझता हूँ कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, आज रात में। तो आप इसे कैसे बोलेंगे, आप इसे किसी भी फॉर्मेट को उठाएंगे, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मेट में बात है। ये आपका सेंटेंस दो पार्ट में आपका डिवाइड है, तो आप हमेशा फर्स्ट पार्ट को आप उठाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक अंकित, और आप भी सेम सोच रहे हो, इसका मतलब आप इसके बारे में बोलना चाह रहे हो, ये हिडन है, ठीक है, यानी कि आप सेंटेंस को आपने कंप्लीट किया, तो आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करना, आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। इसका मतलब ही हो जाएगा आपने ये पूरे सेंटेंस को बोला है, तो यहां पर आप इसे फॉर्मेट को आप इसे यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉर, आप इसमें से सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है फर्स्ट पार्ट का, तो आप इसमें से डू उठाएंगे, सिंपल प्रेजेंट है, और आप अपने बारे में कह रहे हैं तो आप ये प्रोनाउन उठाएंगे। ओके, अब आप देखें इसमें आप जिस तरीके से हमने सो एम आई में हमने वर्ब को चेंज किया, ठीक है, और सब्जेक्ट को चेंज किया, उसी तरीके से सेम रूल है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो। सैम इज़ नॉट गुड एट डांसिंग, और आपको कहना है, ठीक है, उसके सिस्टर के बारे में, तो आप सिंपली आप ये उठाएंगे, ठीक है, इसको उठाएंगे, ठीक है, और हर सिस्टर, यानी कि अब सब्जेक्ट आपका पूरा चेंज हो गया, यानी कि आप थर्ड पर्सन के बारे में भी कह सकते हैं। शी हैजंट रीच्ड होम येट, आपको सेम कहना है बट सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में, हम भी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो आप इस तरीके से आप इसको रिपीटिशन या लॉन्ग रिस्पॉन्स ना कह के आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेम रूल है जो स्वयं आई का है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू यूज द सेम वर्ब, जो मैंने मेंशन किया था, आप वर्ब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने रिस्पॉन्स में सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, हैज चेंजेस टू, आप देखें हैव हो गया, बिकॉज वी ऑलवेज टेक्स अ प्लोरल वर्ब, ठीक है। नाउ दिस वन इज डिफरेंट, ओके, जिस तरीके से सो एम आई में डिफरेंट था, ये भी आपका फॉर्मेट डिफरेंट है। अगर मैंने कहा आई डोंट है, वहां पे मैंने कहा था आई हैव अ कार, अब मैंने कहा आई डोंट हैव अ कार, तो आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका वहां था वो तरीका यहाँ भी है, बट चेंज क्या हो गया, आप क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नीदर या नॉर का यूज करेंगे, और डू आई वहां भी था कि आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल है, आप इसे नीदर डू आई भी बोल सकते हैं, नीदर नॉर हैव आई भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन की बात हो रही है, तो आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, दोनों पैटर्न एक्सेप्टेबल है। अगर मैंने कहा आई डोंट हैव डॉग्स, अगेन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, दोनों तरीके से आप इसे
बोल सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं आप, डू का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नीदर नॉर डू आई, ठीक है, और नीदर हैव आई, बोथ are commonly used expressions in response to statement about possession in both British and American English, so you can use either. ये दोनों में यूज होता है, तो आप कोई भी पैटर्न आप फॉलो, बट आपका जानना इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इंग्लिश आप सीखते हैं बच्चे, आपका दोनों पैटर्न जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आप सबसे पहले समझे कि आपके पास हमेशा ऑप्शन है बोलने या लिखने का, और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं किसी और को गलत ना बोल दें, क्योंकि हो सकता है वो ब्रिटिश पैटर्न फॉलो कर रहे हों, हो सकता है वो अमेरिकन पैटर्न फॉलो कर रहे हों। बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसको नहीं फॉलो करेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत हो गया और ये सही हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे, तो सिर्फ एक पैटर्न नहीं, दोनों पैटर्न पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अभी तक हमने देखा कि सारे सेंटेंसेस में नॉट यूज हुआ है, तो क्या सिर्फ नॉट ही एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ये यूज होते हैं एक सेंटेंस को नेगेट करने, यानी कि उसको नेगेटिव बनाने में, और नीदर और नॉर हम हमेशा यूज करेंगे उस सेंटेंस में। तो कहीं कहीं पर आपका, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए हैं, आप देखें। अगर मैंने बोला आई नेवर एट सुशी, और आपको सेम बोलना है कि आपने भी कभी सुशी नहीं खाया। अब चूंकि यहाँ पे नेवर है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट नहीं है, नेवर है, लेकिन ये आप सो से नहीं बना सकते, तो आपको या तो नीदर या तो नॉर यूज करना पड़ेगा। और चूंकि सिंपल पास्ट है, तो आप डिड को उठाएंगे, और अपने बारे में कह रहे हैं तो आप सब्जेक्ट आई को उठाएंगे। ये भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि हार्डली भी एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो आपको सेम कहना है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में है, तो आप नीदर नॉर को उठाएंगे, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के वर्ब को उठाएंगे आप, डू को, और आपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप अपने बारे में कह रहे हैं तो आई यूज करेंगे। उसी तरीके से आई रेयरली वॉच टीवी, अगेन ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप अगेन क्या करेंगे, नीदर नॉर उठाएंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट का वर्ब उठाएंगे डू, अगर आप अपने बारे में कह रहे हैं तो आई उठाएंगे, यानी तो कोई और सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट के बाद आप अगर कहना चाहते हैं नॉट डज शी, किसी और के बारे में कह रहे हैं, तो शी के लिए जो वर्ब आता है वो डज आता है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आई सेल्डम सी माई ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, और ये आप पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उन्होंने जो कहा आप उससे एग्री करते हैं, यानी कि आप भी सेम कहना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये नेगेटिव है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ नॉट से ही नेगेटिव नहीं होता है, आप नेवर, रेयरली, हार्डली, सेल्डम से भी वो सेंटेंस को नेगेट कर देते हैं। नॉट टेक अवे पॉइंट्स, दोनों हमने देखा कि सो एम आई विद द वर्ब चेंज एंड द सब्जेक्ट चेंज, नाइदर नॉर एम आई विद द वर्ब चेंज एंड द सब्जेक्ट चेंज, हम इसे कैसे यूज करते हैं। ये टेक अवे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने क्या सीखा, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज में, इट्स अ वे टू कीप द कॉन्वर्सेशन कॉन्साइज। कॉन्साइज का मतलब है बच्चे शॉर्ट एंड क्लियर कॉन्वर्सेशन। आप अपने कॉन्वर्सेशन में हमेशा क्लियर रहें और शॉर्ट रहें, यानी कि आपका मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम इस एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं। दूसरा टेक अवे पॉइंट्स आपके लिए क्या है, इट हेल्प्स अवॉइड, मैं बहुत बार रिपीट करता गया ये, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ऑथेंटिक इंग्लिश के लिए। हम जनरल वे में ना बोल के हम हमेशा ऑथेंटिक इंग्लिश बोलेंगे, यानी कि वी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड बिकॉज वी स्पीक एंड राइट डिफरेंटली। तो दूसरा क्या, इट हेल्प्स अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द फुल स्टेटमेंट, ठीक है, आप इसे इसलिए यूज़ करते हैं कि आप अवॉइड करना चाहते हैं repetition of the full statement, and it helps avoid direct translation, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Now so am I expresses agreement with positive, ये आप जानते हैं। neither के लिए जैसे मैंने बताया ये आप नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ जो मैंने लिखा, जो आपने टाइटल में देखा so am I, neither nor am I, ये सिर्फ am हेल्पिंग वर्ब आई के लिए नहीं है। आप कोई भी वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट यू गॉट टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, नाउ वाज द प्रैक्टिस टाइम, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये शीट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो ये वर्कशीट इसी शीट में है, ठीक है, तो आप इसे पेज नंबर 16 में आपको ये मिलेगा, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे ट्राई करें, ठीक है, बहुत इजी है, पहले रूल को समझें, ठीक है, और बहुत नेचुरल वे में आप इसे बोलने की कोशिश करें और अपने राइटिंग में भी यूज़ करें। आप देखें, आप इसे बनाएं, मिस्टेक्स करेंगे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, आप बट इसे इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड वर्कशीट, फर्स्ट वर्कशीट में क्या है कि
आपको क्या करना है इसमें, आप जो भी अंडरलाइन है आपको इसे डिपेंड करता है, यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप कैसे, यानी कि आपको रूल से ही फॉलो करना है कि ये सो से बनेगा या नाइदर और नॉर से बनेगा। इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, यानी कि इस पार्ट को आपको चेंज करना है, इस डायरेक्ट ट्रांसलेशन को यानी कि लॉन्ग रिस्पॉन्स को आपको चेंज करना है उस एक्सप्रेशंस में। तो सेकेंड में मैंने क्या दिया है आपको, फिल इन द ब्लैंक से सो नीदर और नॉर विद, आप कोई भी चॉइस आप ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट आप पे है, आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं ये टोटली आप पे है, आप आई ही शी दे वी कोई भी यूज कर सकते हैं, आप इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। नाउ दैट्स इट, एंड ऑफ द सेशन, एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि देख, अगर आप इस एक्सप्रेशंस को आप मास्टर कर लेते हो, यानी कि सो एम आई एक्सप्रेशंस को विद द वर्ब चेंज एंड द सब्जेक्ट चेंज, तो ये आपके कॉन्वर्सेशन और राइटिंग स्किल्स को बहुत इन्हांस करेगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्साइज कॉन्वर्सेशन में और राइटिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसे, क्योंकि आप अपने स्पीच में एक क्लैरिटी रखना चाहते हैं, अपने राइटिंग में आप एक क्लैरिटी रखना चाहते हैं ताकि आपके रीडर, आपके लिसनर उसको समझें, तो आप इस तरीके का एक्सप्रेशंस आप यूज़ करते हैं और आपको यही आपको भीड़ से आपको अलग करता है। बट आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है इस एक्सप्रेशंस को यूज़ करते समय, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्री हो रहा है या नहीं, क्या सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री हो रहा है या नहीं, या वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री हो रहा है या नहीं। So practice regularly, you can find all these expressions becoming a natural part of your communication. आप जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चे, ये आपका पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, मीनिंग आपके स्पीच में और आपके राइटिंग में आप देखेंगे इतना अच्छा फ्लो आ जाएगा कि आप इसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम इसे देखा हो, आप इसे बोल के देखें, ये बोलने में भी बहुत ऑथेंटिक है, अच्छा भी लगता है और आप भीड़ से आप इसे अलग होंगे। सो आई ट्रूली थैंक यू for all your time and patience. I truly thank you for participating in this lesson. And this is the lesson जो मैंने डिज़ाइन किया है, Speak and Write Differently, lesson number 1 में, that I want to help you to stand out of the crowd, and you can only stand out of the crowd when you speak and write differently. So thank you so much. Have a great time. Thank you.